ओके बेटा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये जो क्वेश्चन है ना, इसकी रिक्वायरमेंट पहले देख लेते हैं। इसमें रिक्वायरमेंट में पहले पूछा है कि ये बताएं कि जो हमारी बिल्डिंग है ना, उस पर कितनी डेप्सन लगेगी, उसकी टोटल डेप्सन बता दें बिल्डिंग की। तो प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास लैंड पे नहीं लगती, बिल्डिंग पे लगती है, और लैंड और बिल्डिंग की कॉस्ट मिला के दी हुई होती है। तो हम सवाल को पढ़ लेते हैं। किंग प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द नॉन करंट एसेट एट 1 अप्रैल 2015। प्रॉपर्टी, प्लांट एंड मशीनरी, मतलब ये कलेक्टिवली नाम बोला जाता है इन सबको। तो हमारे पास लैंड एंड बिल्डिंग की जो कॉस्ट आ रही है वो 2,52,000 आ रहा है। ठीक है, अब मसला ये है कि हम जो डेप्सन लगाते हैं वो बिल्डिंग के ऊपर लगाते हैं, वो लैंड के ऊपर नहीं लगाते, क्योंकि लैंड फ्री होल्ड होती है, मतलब उसकी कोई यूजफुल लाइफ नहीं होती। अगर वो लीज होल्ड होती तो लगाते हैं। तो सिर्फ बिल्डिंग पे लगानी है, तो प्रॉब्लम ये है कि हमें बिल्डिंग की कॉस्ट अलग करनी होगी इसमें से। तो उसका तरीका क्या है, वो अलग से एडिशनल इन्फो में बताएगा कि बिल्डिंग कितने की है। तो जो जितने की, ओ सॉरी, लैंड कितने की है वो बता देगा। लैंड की कॉस्ट आप माइनस कर देंगे, बिल्डिंग की कॉस्ट आ जाएगी। तो पहली बार ट्रांजेक्शन ने बोला है कि लैंड रीवैल्यूड हो गई इतनी, और लैंड की ओरिजिनल कॉस्ट ये थी, तो 182 वॉज द ओरिजिनल कॉस्ट। तो आप क्या करें, इसमें से 182,000 माइनस कर दें लैंड का। 182,000 माइनस कर दें लैंड का। तो मुझे बताएं, अगर 182,000 माइनस कर देंगे तो हमारे पास बिल्डिंग की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आई थिंक सो 18 और 50, 70,000। ठीक है, इसकी वैल्यू आ जाएगी 70,000। ठीक है, ये हमारे पास बिल्डिंग की वैल्यू आ गई। और बिल्डिंग पे हम कितना परसेंट लगाते हैं सर? बिल्डिंग पे हम लगाते हैं 2% लगाते हैं, ये रहा दिया हुआ है 2%। स्ट्रेट लाइन मेथड है। तो सर वो बोल रहा है कैलकुलेट टोटल डेप्सन चार्ज फॉर द बिल्डिंग फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016। कोई चेंज आया बिल्डिंग में? कोई नई बिल्डिंग हमने खरीदी हो? नो सर, कोई चेंज नहीं आया, तो कोई परेशानी की बात नहीं है। हम 2% लगा देंगे 70,000 रुपये के ऊपर। हम लिखेंगे 70,000 रुपये, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2% के साथ। द आंसर वुड बी 700, एंड $700, 1,400 आंसर आ जाएगा। ये हमारी डेप्रिसिएशन हो जाएगी, किसकी? बिल्डिंग की हो जाएगी। एनी इशू? जी बेटा। आगे कह रहा है डेप्सन चार्ज बताएं प्लांट एंड मशीनरी का। ठीक है, तो प्लांट एंड मशीनरी पे हमारे पास लग रहा है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। कौन सा लग रहा है? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। ठीक है, परसेंटेज कितनी है सर? परसेंटेज 2% है, और मंथ मंथ बाय मंथ बेसिस है। ठीक है, अब जरा देख लेते हैं सवाल को। सवाल में प्लांट एंड मशीनरी की ओपनिंग कॉस्ट दी हुई है। ओके बेटा। प्लांट एंड मशीनरी की डेप्सन दी हुई है। ओके बेटा। उसके बाद कह रहा है ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 द फॉलोइंग टुक प्लेस। अच्छा, हम प्लांट एंड मशीनरी की बात कर रहे हैं, तो प्लांट मशीनरी की काम की चीजें रहेंगी। बोले एक मशीन मैंने परचेज की थी ऑन 1 दिसंबर 2015 एट अ कॉस्ट ऑफ 62,850। ये हमने परचेज की है 1 दिसंबर। इसमें जो है ना, हमारा साल जो है ना वो मार्च में एंड हो रहा है। तो इसमें अगर हमारा साल मार्च में एंड हो रहा है, तो जो शुरू हो रहा होगा वो आपका अल्लाह भला करे, वो शुरू हो रहा होगा अप्रैल से। तो 1 अप्रैल 2015 से हमारा साल शुरू हो रहा है, और ये आगे जाके 31 मार्च 2016 में एंड हो रहा है। हम इसी के हिसाब से महीने काउंट करेंगे। ठीक है, तो ये जो मशीन हमने परचेज की थी ना, ये हमने परचेज की 1 दिसंबर को। और उसके अलावा आगे बता रहा है कि एक मशीन जो थी वो हमने 30 नवंबर को सेल कर दी। इसकी नेट बुक वैल्यू जो थी 1 अप्रैल को वो थी 46,350। ठीक है, और इसकी ओरिजिनल कॉस्ट ये थी 76,200। ठीक है, ओके बेटा। अब व्हाट्स द इशू? अच्छा, प्लांट एंड मशीनरी में जब डेप्सन लगानी हो, मेरा तरीका कुछ और है। हर एक का अपना तरीका होता है। मैं ये करता हूँ कि नॉर्मली मैं ये करता हूँ, बच्चों को बोलता हूँ कि जब इस तरह के सवाल होते हैं कि परचेजेस भी हो, डिस्पोजल भी हो, और उसके अलावा जो है आपके पास ओपनिंग वैल्यू भी आ रही हो, तो मैं एक ट्री बनाता हूँ। मैं इस तरीके से कि जो भी आपने डेप्सन फाइंड करनी है, जो भी आपने डेप्सन फाइंड करनी है, मैं उसके लिए एक ट्री बनाता हूँ। ट्री बनाता हूँ, और मैं ये करता हूँ, मैं बच्चों को बोलता हूँ 3 काम करो। 3 काम करो। एक हमारे पास है इसमें,
एक इसमें हमारे पास है परचेज्ड, जो एसेट हमने इस साल परचेज किया। एक है तो हमारे, ईयरली पढ़ा रहे हैं मंथली? मंथली पढ़ा रहा हूँ, डिस्पोजल। और एक हमारे पास है रिमेनिंग। ठीक है, तीन चीजें हैं इसमें हमारे पास, तीन चीजें। एक है परचेज, एक है डिस्पोजल, एक है रिमेनिंग। तो यहाँ बच्चों को मैं कहता हूँ कि जो एसेट हमने परचेज किया है, हमने जो एसेट परचेज किया उस पर अलग लगाएंगे। हमने जो एसेट परचेज किया था उसकी कॉस्ट है 62,850। तो पहले मैं इसकी कॉस्ट नोट डाउन कर लेता हूँ। इसकी कॉस्ट थी 62,850। इस पे हम लगाएंगे परसेंटेज। परसेंटेज कितना है सर? परसेंटेज हमारे पास है 20%। तो मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 20% से। फिर मल्टीप्लाई करेंगे मंथ्स डिवाइड बाय 12। यहाँ हम बच्चों को एक बात बोलता हूँ, जब मंथली सिस्टम हो तो जो परचेज और जो डिस्पोजल है उसको मंथ्स डिवाइड बाय 12 करेंगे। तो अब इसमें मंथ्स कैसे काउंट करेंगे, उसका तरीका ये है कि हमारा साल एंड हो रहा है 31 मार्च पे, शुरू होता है 1 अप्रैल से। तो जो परचेज किया होगा, जिस तारीख से परचेज किया है और जो ईयर एंड है वहां तक महीने काउंट करेंगे। तो ये दिसंबर में परचेज किया है, दिसंबर पहला महीना हो जाएगा। देन जनवरी, देन फेब्रुवरी, देन मार्च। मार्च में हमारा साल एंड हो जाएगा। तो दिसंबर के बाद जनवरी, फेब्रुवरी एंड मार्च। मार्च आखिरी है, मार्च हमारा आखिरी महीना है। तो 4 महीने ये मशीन इस्तेमाल हुई है इस साल। तो मल्टीप्लाई करेंगे इसको 4/12 से। तो आपके पास डेप्रिसिएशन आ जाएगी जो हमने परचेज भी की सर थी। ईयर ऑफ परचेज क्यों नहीं आपने काउंट किया? ईयर ऑफ परचेज काउंट किया ना मैंने। देखिए इसमें मंथली सिस्टम है। दोस्तों बेटा, इसमें मंथली सिस्टम है, ठीक है ना। मंथली सिस्टम में ये होता है कि जिस तारीख को जिस साल हम डिविजन लगाते हैं, जो हमारा पहला साल होता है परचेज का, उसमें मंथ्स डिवाइड बाय 12 करते हैं। तो ये मशीन हमने इस जी। साल परचेज की है। मशीन हमने परचेज की है 1 दिसंबर 2015 को परचेज की है। हमारा साल हम्म। एंड हो रहा है मार्च 2016 में एंड हो रहा है। अब सीन ये है कि जब साल बीच में एंड होता है ना, दिसंबर में एंड नहीं होता, किसी और महीने में एंड होता है, तो शुरू भी किसी और साल में हो रहा होता है। यानी 2 सालों के अंदर साल जा रहा होता है। लेकिन ये साल शुरू हो रहा है 1 अप्रैल 2015 से। फिर 12 महीने पूरे हो रहे हैं 31 मार्च 2016 में जाके पूरे हो रहे हैं। तो इस तरह का जो साल होता है ना, उसमें फिर जैसे ये मशीन हमने 2015 में खरीदी है, तो ये हमारे इसी साल के अंदर आ रही है। और जो महीने काउंट होंगे वो दिसंबर से स्टार्ट होंगे। दिसंबर पहला महीना हो जाएगा, देन जनवरी, देन फरवरी, देन मार्च, 4 महीने हो नहीं जाएंगे। समझ रहा सर। देखिए, ये हमने मशीन बाई की थी दिसंबर 2015 में बाई की थी, ठीक है ना। हमारा जो साल शुरू होता है ना, हमारा इस साल में हम्म। साल शुरू हो रहा है 1 मार्च 2015 से शुरू हो रहा है। और एंड हो रहा है हमारा साल जाके, एंड हो रहा है हमारा साल जाके 31 मार्च 2016 में शुरू एंड हो रहा है, ठीक। शुरू कब हो रहा है? 1 अप्रैल से हो रहा है, सॉरी। ये जो मशीन हमने परचेज की थी ना, ये हमने परचेज हम्म। की है 1 दिसंबर 2015 को परचेज की है। 2015 को परचेज की है, इसी साल परचेज की है, इसी पीरियड में परचेज किया, आप देख लें। तो अब आप मुझे बताएं जी। कितने महीने यूज किया होगा। अगर हम 1 दिसंबर से पहला महीना काउंट करें और हमारा साल मार्च को जा रहा है, खत्म हो रहा है 31 मार्च 2016 को जाके खत्म हो रहा है, तो कितने महीने यूज किया इन 12 महीने? 4 महीने सर। 4 महीने। मैंने यही किया बेटा, 4/12 किया। ठीक है। अब डिस्पोजल पे आ अच्छा। जाते हैं सर। डिस्पोजल का ये सीन होता है कि जो भी डिस्पोजल की बुक वैल्यू होती है हम वो लेते हैं। डिस्पोजल की बुक वैल्यू यहाँ कितनी दी हुई है हमें? 46,350। कितनी दी हुई है? 46,350। हम लेंगे 46,350 और मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मिनट की जगह, 46,350 मल्टीप्लाई करेंगे 20% से। देन मल्टीप्लाई करेंगे इसको, ये जो डिस्पोजल हुआ है हमारे पास, ये 30 नवंबर को हुआ है। कब हुआ है? 30 नवंबर तीस दो हजार नवंबर पंद्रह को हुआ है। तो अब जरा इसको जरा देख लेते हैं इसमें कितने महीने हुए हैं। तो ये 30 नवंबर को हुआ है, 30 नवंबर 2015 बीच में हुआ है। अब आपने देखना होगा कि अप्रैल से लेकर नवंबर तक कितने महीने होते हैं, काउंट करना होगा। क्योंकि इसके बाद ये मशीन नहीं थी हमारे पास, ये बिक गई थी। तो अप्रैल से लेकर नवंबर तक कितने महीने होते हैं? 8 सर। 8 होते हैं। तो जी आठ सर। महीने पे लगाएं। अप्रैल के बाद आएगा मई, जून, जुलाई, अगस्त, 4 महीनों के लगाएंगे ना सर? नहीं। हमने देखें, इसमें मशीन बेची है हमने।
देखो बेटा, इसमें हमने मशीन 30 नवंबर को बेच दी थी। तो इस ये जो साल है शुरू हो रहा है 1 अप्रैल 2015 से, एंड हो रहा है 31 मार्च 2015। तो इन 12 महीनों में से वो मशीन कितने महीने यूज हुई थी? तो जो इसके बाद वाले 4 महीने उसमें तो यूज ही नहीं हुई ना, वो तो मशीन थी नहीं हमारे पास। अच्छा। डिस्पोजल में ये होता है कि सही। जो पीछे वाले महीने होते हैं वो काउंट करते हैं, परचेज में आगे वाले महीने काउंट होते हैं। क्योंकि जब हम परचेज खरीदते हैं तो सही। उसके बाद यूज करते हैं, और डिस्पोजल में होता है उसके बाद यूज नहीं करते, उससे पहले यूज कर रहे होते हैं। तो ये हमारा साल एंड हो रहा है मार्च 2016 में, और ये मशीन 30 नवंबर 2015 को बिक गई थी, मतलब ये इसका लास्ट डे था। इसके बाद तो यूज ही नहीं हुई, इससे पहले यूज हुई है, तो इससे पहले के महीने काउंट करेंगे। ठीक है। सही। सर, अच्छा जी। ये मुझे ये बताएं, जो ये मंथली होता है उसमें सर डिस्पोजल की अलग से हम फाइंड करेंगे, मंथली बेसिस पे परचेज की अलग से? और रिमेनिंग के अलग से ये होता है। ये रिमेनिंग क्या है? रिमेनिंग बता रहा हूँ, रिमेनिंग का मतलब है वो माल जो आपने इस साल नहीं बेचा, वो माल जो आपने इस साल नहीं बेचा। इसके लिए मैंने बच्चों को बताया था, ओपनिंग माइनस डिस्पोजल। वो माल जो इस साल आपने नहीं बेचा, वो माल जो इस साल आपने नहीं बेचा। तो इसमें जो ओपनिंग बैलेंस होता है उसमें से हम डिस्पोजल माइनस कर देते हैं। ओपनिंग बैलेंस का क्या मतलब है? ये आपको सवाल में ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, ओपनिंग कॉस्ट दी हुई है, ओपनिंग डिप्शन दी हुई है। अच्छा, तो हमारे पास रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड यूज हो रहा है। कौन सा यूज हो रहा है? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड यूज हो रहा है। एडिशन। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में बुक वैल्यू लेते हैं। बुक वैल्यू कहते हैं कॉस्ट माइनस डेप्शन को कहते हैं। तो कॉस्ट कितनी है? 123,000, और डेप्शन कितनी है? 49,000। तो जरा माइनस करें 123,000 में से 49,000 कितना आ जाएगा? हमें वन बुक वैल्यू। ट्वेंटी थ्री में से 49। हाँ, ये हो जाएगा 80, 83। 33 में से 9 और माइनस कर दें, 74। 74। चेक करें। जी सर। 74,000 आंसर आ रहा है। यस सर, 74। ओके। ये ओपनिंग बुक वैल्यू आ गई। ये क्या आ गई हमारे पास? ओपनिंग की बुक वैल्यू आ गई। ठीक। ये हमारे पास ओपनिंग बुक वैल्यू आ गई। ठीक है। सर ये कैसे आई? मैंने ओपनिंग कॉस्ट ली और ओपनिंग कॉस्ट में से डिडक्शन माइनस कर दी, तो ओपनिंग बुक वैल्यू आ गई। अब आगे हम क्या करेंगे? ओपनिंग बुक वैल्यू लिखेंगे, कितनी है हमारे पास? 74,000। तो मैं 74,000 लिख देता हूँ। अब मसला ये है कि इसमें से ओपनिंग क्या, बुक वैल्यू सर क्यों? क्योंकि रिमेनिंग का मतलब होता है वो माल जो आपने इस साल नहीं बेचा। तो हमारे पास ये जो ओपनिंग है ना, इसमें से हम डिस्पोजल माल माइनस कर देंगे। तो जब हम ओपनिंग में से डिस्पोजल माइनस कर देंगे तो हमारे पास वो मशीनरी आ जाएगी जो हमने इस साल पूरा साल यूज की है, बेची नहीं है। देखो, ये मशीन मैंने इस साल खरीदी थी, मैंने डेप्सन लगा दी। ये मशीन मैंने इस साल बेची है, मैंने लगा दी। क्या इसके अलावा मशीनरी नहीं थी हमारे पास? सर मुझे ये बताएं कि ये आप इस सवाल में ये कर रहे क्या हैं, या आपने परचेज ये मंथली परचेज ये सिस्टम। मुझे समझ में आ गया। मैं नहीं देखो मंथली, तो मंथली में सर ये तीनों की सर आप डिप्रिसिएशन क्यों फाइंड कर रहे हैं? मंथली में ये देखिए, ये कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है ना। इस क्वेश्चन में देखो, ये आपके सामने जो क्वेश्चन दिया हुआ है ना, इसमें ओपनिंग बैलेंस आ रहा है। मतलब पहले से हमारे पास मशीनरी आ रही है, हम्म। पहले से उनकी डेप्सन भी तो होगी ना। जो मशीन आप पहले से इस्तेमाल, देखें, ये मशीन आपने इस साल खरीदी है, मैं लगा दी डेप्सन, समझ में आता है। ये मशीन आपने बेची है इस साल, तो जितना अरसा इस्तेमाल किए उस पर लगा दी डेप्सन। क्या इसके अलावा मशीन नहीं थी हमारे पास? क्या इन दोनों के अलावा और कोई मशीन नहीं थी हमारे पास? इन दोनों के अलावा भी तो होगी। मशीनरी होगी ना। देखिए, इस पेपर में हम्म। दो तरह के सवाल आते हैं मंथली के। एक सवाल आते हैं जिसमें लिखा होता है ये मशीन ए है, ये मशीन बी है, ये मशीन सी है, वो आसान होते हैं, बच्चों वाले होते हैं। एक सवाल आते हैं जिसमें वो नहीं बोलता है कि मशीन ए है, बी है, सी है, आपको ओपनिंग बैलेंस दे देता है, फिर बोलता है परचेज मैंने इतना किया, डिस्पोज मैंने इतना किया। इस तरह के सवाल आते हैं। तो इन सही। सवालों को पेज करने का नंबर तरीका, बताएं, कौन पेज सा नंबर है है खोल के आपका, बैठना। पेज नंबर 18। तो इन सवालों को करने जी। का तरीका ये होता है कि आप परचेज पे अलग लगाते हैं, डिस्पोजल पे अलग लगाते हैं, रिमेनिंग पे अलग लगाते हैं। रिमेनिंग का मतलब वो नॉन करंट एसेट जो पूरा साल यूज हुए, ना डिस्पोज हुए, ना आपने खरीदे, पुराना माल, पुराना माल। तो इसीलिए हम ओपनिंग लेते हैं, क्योंकि ओपनिंग हमारा पुराना माल है। और डिस्पोजल क्यों माइनस कर रहे हैं? क्योंकि उस पर हम यहाँ लगा चुके हैं डेप्सन, तो दोबारा नहीं लगाना चाह रहे, इसलिए माइनस कर देते हैं। तो डिस्पोजल की बुक वैल्यू कितनी थी सर? 46,350। 46,350, और उसको मल्टीप्लाई कर दें 20% से। तो सारा बेटा मुझे आंसर बताएं कितना है। पहले मुझे इसका आंसर बताएं सही। कितना परचेज। डिस्पोजल जो आपने ये अभी ये रिमेनिंग में जो करा, हाँ हाँ। 46,350, इसको वो मंथली बेसिस इस पे करें ना? असल में मंथली बेसिस में वो माल होता है, वो नॉन करंट एसेट होते हैं जो आपने परचेज किए हैं और जो आपने बेचे हैं, इसके अलावा नहीं होते।
और परचेज मैंने इसलिए मंथली बेसिस पे किया क्योंकि ये परचेज हमने किया था 1 दिसंबर को। तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। डिस्पोजल को इसलिए मंथली बेसिस पे किया क्योंकि 30 नवंबर को ये मशीन मैंने बेची थी। तो इसका मतलब 4 महीने यूज नहीं हुई थी, 8 महीने यूज हुई थी। बाकी ये जो है ना, इसको मंथली इसलिए नहीं किया क्योंकि ये जो माल है ये तो पूरा साल यूज हुआ है। ये तो पूरा साल यूज हुआ है। आपके पास 74,000 का माल था, इसमें से आपने 46 तो बेच दिया, बाकी माल तो पूरा साल यूज हुआ है ना। तो उसको क्यों करेंगे? सही। हम परचेज डिस्पोजल को इसलिए करते हैं क्योंकि वो पूरा यूज नहीं हुआ, पार्शियल यूज हुआ है। बाकी जो हमारे वो तो देखो, तुम्हारे पास अगर 3 मशीन है, एक मशीन तुमने इस साल खरीदी, एक मशीन तुमने बेच दी, तो जो बाकी मशीन है वो तो पूरा साल यूज हुई है ना। इसीलिए हम इस हम्म। तरह कर रहे हैं। तो ये पहला परचेजेस का आ जाएगा $4190। और दूसरा हमारे पास कितना आ जाएगा बताएं? दूसरा डिस्पोजल का आ जाएगा 6180। शाबाश। और इसका कितना आ जाएगा $5530। तो मुझे पता है टोटल डेप्शन कितनी आ गई। अगर हम ये सारा प्लस कर लें, ये भी प्लस कर लें, ये भी प्लस कर लें, ये भी प्लस कर लें, टोटल डेप्शन कितनी आ गई? 15,900। ये हमारे पास आ गई टोटल डेप्रिसिएशन। ये हमारे पास आ गई टोटल डेप्शन, ठीक है ना। अच्छा जी, एक और सवाल देख लेते हैं इस तरह का। सर ये पार्ट ए 2 मिनट दिखाइएगा। पार्ट ए दिखाओ। इसमें थोड़ा क्या किया था आपने? इसमें ये था, मैंने बच्चों को ये बताया था इसमें कि ये हमारे पास बिल्डिंग है। पेपर में क्या होता है, लैंड एंड बिल्डिंग की कॉस्ट मिला के देता है, ठीक है। डेप्सन लगानी थी बिल्डिंग के ऊपर, किस पे लगानी थी? सिर्फ बिल्डिंग पे लगानी थी, लैंड पे बिल्डिंग नहीं ऊपर। लगती। असल में ये होता है कि लैंड की यूजफुल लाइफ नहीं होती, ठीक है। तो इसमें हम्म। सीन ये था कि हमें जो है सिर्फ बिल्डिंग पे लगानी थी। तो मैंने बच्चों को ये बताया कि सबसे पहले हमें बिल्डिंग की कॉस्ट को देखना पड़ेगा कि बिल्डिंग की कॉस्ट कितनी है। उसके लिए सवाल में आपको क्लू देता है। इसके लिए सवाल में आपको क्लू देता है। और सवाल में क्लू ये होता है कि वो आपको लैंड की कॉस्ट बता देता है। तो उसने लैंड की कॉस्ट यहाँ बताई हुई है। लैंड की कॉस्ट कितनी है यहाँ पे? 182,000। कितनी है सर? 182,000। 182। तो ये मगर वन सर 2,02,500 वो भी तो है ना? 2,52,000 जो है ये हमारे पास लैंड एंड बिल्डिंग की मिला के कॉस्ट है। हम लोग अलग से नहीं लिखते कि लैंड इतना है बिल्डिंग इतना है, हम दोनों को नहीं, मिला के ये शो। लैंड वाज रीवैल्यूड जो फर्स्ट वाली हाँ। एडजस्टमेंट अच्छा, है। वो उसका ताल्लुक डेप्सन से नहीं है ना बेटा। उसका ताल्लुक तो डेप्सन से नहीं है ना। इसने सवाल में बोला है बिल्डिंग की डेप्सन बताओ, वो तो लैंड रिवैल्यू हुआ है ना, बिल्डिंग तो नहीं हुआ ना। इसमें सवाल में बोला है बिल्डिंग की डेप्सन बताओ। तो वो जो रिवैल्यूशन हुआ उसका इम्पैक्ट आएगा, लेकिन वो लैंड के ऊपर आएगा, बिल्डिंग में थोड़ी आएगा। इसलिए मैंने उसका नहीं अच्छा। किया जी। तो मैंने क्या किया, ये जो 70,000 ये बिल्डिंग का है मतलब? ये 182,000 लैंड की कॉस्ट है जो इसमें शामिल है 252 में, ये मैंने माइनस कर दी ताकि मेरे पास बिल्डिंग की कॉस्ट आ जाए। अब इसने मिला के दी अच्छा। हुई है 252,000 मिला के दी हुई है कि लैंड एंड बिल्डिंग की मिला के कॉस्ट इतनी बनती है, कंबाइंड कॉस्ट मिला के इतनी बनती है। तो मैंने क्या किया, लैंड की कॉस्ट माइनस कर दी, मेरे पास बिल्डिंग की कॉस्ट आ गई, वो कितनी है? 70,000। और 70,000 पे 2% लगाया, मेरे पास इसकी डिफरेंस आ गई 1,400। अब आगे आते हैं। आगे कह रहा है कि आप जो है एसओएफपी में इसको कैसे शो करेंगे। तो एसओएफपी में क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ लिखेंगे लैंड एंड बिल्डिंग। बल्कि मैं यहाँ पूरा प्रॉपर इंसानों की तरह लिख देता हूँ। सबसे पहले हम लिखेंगे लैंड एंड बिल्डिंग। पहले तो वो लिखेंगे ना, नॉन क्या नाम है, नॉन जरूरी करंट नहीं है, एसेट। जरूरी नहीं है, ये फालतू के शशके बंदा ना करे ज्यादा अच्छा है, जरूरी नहीं है। ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे इसके प्लांट। कोई मार्क्स वगैरह नहीं होते मतलब? नहीं, इसके मार्क्स होते हैं बेटा, ये बहुत अच्छे मार्क्स का सवाल है। आई थिंक सो, ये भी फ्री के मार्क्स है, 8 मार्क्स तो फ्री के दे रहा है ये तो। नहीं, मैं बोल रहा हूँ जैसे मतलब नॉन करंट एसेट वगैरह लिख लिया वो। नहीं नहीं, इससे कोई इसके कोई फर्क नहीं मार्क्स पड़ता, वगैरह? इसके कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। अच्छा। अच्छा, अब इसके लिए मैं आपको एक मशवरा दूंगा। जब इस तरह का फॉर्मेट आ जाए ना एसओएफपी का, तो बेहतर ये होता है हम्म। बंदा टी अकाउंट बनाए। बंदा क्या करे, टी अकाउंट बनाए। तो जैसे प्लांट एंड मशीनरी है,
अब यहाँ हमें क्लोजिंग वैल्यू शो करनी होती है, इसमें क्लोजिंग वैल्यू दिखानी पड़ती है कॉस्ट की, इसमें क्लोजिंग वैल्यू दिखानी पड़ती है डेप्सन की। तो इसके लिए बच्चों को हमेशा कहता हूँ, इस तरह का जब भी सवाल है आप टी अकाउंट बनाएं। आप क्या करें, टी अकाउंट बनाएं। तो हम टी अकाउंट बना लेते हैं पहले, प्लांट एंड मशीनरी का कॉस्ट का। ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी का कॉस्ट का टी अकाउंट बना लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले ओपनिंग कॉस्ट आएगी, कॉस्ट का अकाउंट बना रहे हैं तो कॉस्ट आएगी। तो कॉस्ट कितनी है प्लांट एंड मशीनरी की, ओपनिंग 1,23,000। तो 1,23,000 मैं लिख देता हूँ डेबिट साइड पे। फिर आपने कोई मशीन अगर बीडी परचेज करके। की है, फिर मशीन परचेज की है, डेबिट करेंगे। कितने की मशीन परचेज की थी, 62850 की, ये हम डेबिट कर देंगे। बीडी लिखना जरूरी नहीं है, हम वर्किंग करें ना, वर्किंग में डिस्क्रिप्शन दिखाना जरूरी थोड़ी होता है। फिर सर कोई तो मशीन, परचेजिंग होगी वो हम इसके डेबिट साइड में लिखेंगे। डेबिट साइड पे लिखेंगे, अगर हमने कोई एसेट परचेज किया डेबिट साइड पे आएगा। अच्छा जी, उसके बाद सर, उसके बाद हम आएंगे तो उसके डिस्पोजल पे। रेफरेंस में क्या लिखेंगे? बैंक लिखेंगे, पर लिखने की जरूरत नहीं, हम बैंक। वर्किंग कर रहे हैं ना, हम तो वर्किंग कर रहे हैं। अच्छा। इसी तरीके से कोई मशीन अगर आपने बेची है, उसकी कॉस्ट क्या करते हैं, हटाते हैं। तो उसकी कॉस्ट कितनी है, 76,200। 76,200 हम ये क्रेडिट कर देंगे। आखिर में बताएं सीडी कितना आया, वो सीडी हमें ऊपर लिखना होता है। जब हम एसएफपी की बात करते हैं या स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के एक्सट्रैक्ट की बात करते हैं, तो हमें दो अकाउंट होते हैं, एक कॉस्ट का अकाउंट होता है, एक डेप्सिन का अकाउंट होता है। उनका क्लोजिंग बैलेंस लिखना होता है। तो बताएं जब क्लोजिंग बैलेंस कितना आएगा, ओपनिंग 123,000 है, प्लस 62,850, देन 76,200 माइनस करेंगे, डिस्पोजल की कॉस्ट है। तो सीडी कितना है, जल्दी बताएं बेटा। ये हो जाएगा यस वन सर। ट्वेंटी प्लस 60, 180, 185,850, और माइनस करेंगे इससे, ये हो जाएगा 109,650। शाबाश बेटा, हम यहाँ लिख देंगे 109,650। ये हमारे पास कॉस्ट आ गई किसकी, प्लांट एंड मशीनरी की। अब प्लांट एंड मशीनरी का डेप्सिन का क्या सीन होगा, तो डेप्सिन का अकाउंट बना लेते हैं। डेप्सन के अकाउंट में सीन ये होता है, डेप्सन के अकाउंट में सीन ये होता है कि सबसे पहले हम लिखते हैं बैलेंस बीडी। बैलेंस बीडी, तो बैलेंस बीडी हमारे पास कितना है, बैलेंस बीडी आप सवाल में जाके देख लें। बैलेंस बीडी हमारे पास है प्लांट एंड मशीनरी का 49,000, ये रहा। हम ये लिख देते हैं 49,000। फिर हम लिखते हैं डेप्सन चार्ज फॉर द ईयर। डेप्सन चार्ज फॉर द ईयर वो कितना है, जो अभी आपने सी पार्ट में फाइंड किया था, बी पार्ट में सॉरी, वो था 15,900। हम ये लिख देंगे 15,900। फिर हम क्या करते हैं, डिस्पोजल लिखते हैं, जो मशीन बेची उसकी टोटल डेप्सन। अब एक डेप्सन वो है जो इस साल की थी, और एक डेप्सन वो है जो पुरानी थी। जो इस साल की थी वो तो 6180 थी, पहले 6180 लिख देते हैं। और इसके अलावा भी थी, इसके अलावा पुरानी जो पिछले सालों में हुई है, वो कैसे पता चलेगा, वो इससे पता चलेगा कि इसने आपको बुक वैल्यू दी हुई है और आपको कॉस्ट भी दी हुई है। तो आप सबको पता है, कॉस्ट में से डेप्सन जब माइनस करते हैं तो बुक वैल्यू आती है। तो इसने कॉस्ट भी दी हुई है मुझे, इसने बुक वैल्यू भी दी हुई है, तो डेप्सन आ सकती है जो पीछे हुई थी। यस क्या सर। आ सकती है ना, मालूम करके बता तो कितनी आएगी। ये हमारे पास कॉस्ट गिवन है और ये उसकी बुक वैल्यू गिवन है, ये डेप्सन माइनस करके कितनी वैल्यू आई। तो दोनों का अगर डिफरेंस ले लें, पुरानी डेप्सन आ जाएगी ना। हम्म। सर कितनी आ गई, 29,850। ओके, आप लिख दें 29,850। तो 6180 इस साल की थी, 29,850 पिछले सालों की थी। टोटल कितना हुआ, जी बेटा, टोटल कितना जाएगा डिस्पोजल में, जल्दी बताएं। कैलकुलेटर जरा घुमाएं बेटा। 36030, 36030। तो मुझे पता है बैलेंस सीडी कितना आया। जब एसएफ पे एक्सट्रैक्ट पूछेगा ना, तो आपको क्लोजिंग बैलेंस शो करने होंगे। तो मुझे बताएं 49,000 हमारे पास ओपनिंग बैलेंस था, 15,900 हमारे पास डेप्सन आईएस में गई, और डिस्पोजल की टोटल डेप्सन थी 36030। तो मुझे बताएं क्लोजिंग बैलेंस कितना आया। एक बंदा कैलकुलेटर लेके रखे, घुमाए बड़ा। 28,870, ठीक है, मैं लिख देता हूँ 28,870।
ये हम माइनस कर देंगे, हमारे पास बुक वैल्यू आ जाएगी। बुक वैल्यू आप घर पे निकाल लेना। अभी हम आ जाते हैं लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर। ठीक है, ये वीडियो भेज दूंगा, रिकॉर्डेड है ये लेक्चर, तो वीडियो मिल जाएगी। अभी हम आते हैं इसके ऊपर, लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर, कि इसको कैसे करेंगे। चलो, लैंड एंड बिल्डिंग तो आसान है, टी अकाउंट क्यों बना रहे हैं। सबसे पहले आते हैं हम कॉस्ट पे, कि हम कॉस्ट में क्या लिखेंगे। तो कॉस्ट में एक हमारे पास लैंड है, एक हमारे पास बिल्डिंग है। बिल्डिंग की जो कॉस्ट थी वो तो 70,000 थी। ठीक है, ओपनिंग। और तो आपके पास कोई चीज थी नहीं। ठीक है। और जो लैंड है ना, लैंड रिवैल्यू हो गया। लैंड क्या हो गया, रिवैल्यू हो गया। जब कोई चीज रिवैल्यू होती है और पॉजिटिव रिवैल्यूशन हो, अपवर्ड रिवैल्यूशन हो, आपको फायदा हो, तो उसमें ये होता है कि उसकी कॉस्ट रीस्टेट हो जाती है। मतलब उसकी कॉस्ट अगर पहले 182 थी ना, तो अब 182 नहीं रहेगी। अब वो रिवैल्यू हो चुका है, तो उसकी कॉस्ट ये हो जाएगी 202,500। मैं दोबारा रिपीट कर दूं। हमारे पास क्या होता है, जो लैंड होता है, लैंड जो फ्री और लैंड होता है, ज्यादातर ये अप्रिशिएट होता है, वक्त के साथ इसकी वैल्यू बढ़ती है। तो हम इस पे लगाते हैं रिवोल्यूशन मॉडल। उसमें ये होता है कि इसको हर वक्त रीवैल्यू वैल्यू पे लेकर लेकर आ रहे होते हैं। तो जो भी कॉस्ट होती है वो मॉडिफाई हो जाती है, वो अपडेट हो जाती है, यानी उसकी कॉस्ट 182 नहीं होगी। अब उसकी कॉस्ट क्या हो जाएगी, 202,500 हो जाएगी। ठीक है। मतलब जो डिफरेंस होता है हम कॉस्ट में ऐड कर देते हैं, तो उसकी कॉस्ट रीस्टेट हो जाती है। फॉर सपोज अगर इसकी रिवैल्यूडिटी 2 लाख आ गई थी, अगर 2 लाख हो गई थी, तो हम 18,000 इसमें ऐड कर देते हैं, ये ऑटोमेटिकली 2 लाख का हो जाता है। ठीक है। तो ये जो लैंड है हमारे पास, ये 182,000 का था, लेकिन अब इसकी वैल्यू मॉडिफाई हो गई, चेंज हो गई है। तो जो रीवैल्यूड वैल्यू उसी पे आ जाएगी उसकी कॉस्ट। तो ये हो जाएगी 202,500, 202,500। ठीक है। तो बिल्डिंग हमारे पास 70,000 की थी, और लैंड हमारे पास 202,500 की थी। इन दोनों का टोटल कितना बन जाएगा, इन दोनों का टोटल बनेगा 272,500, ऐसे होगा मेरे ख्याल से। चेक करें, यही आ रहा है, 272,500। 2,02,500 प्लस 70,000। जी, ऐसे ही आ रहा है। आर यू गाइस विद मी, मेरे साथ हैं, मेरी आवाज आ रही है। यस। ओके। अच्छा, डेप्सन का क्या सीन है। सर डेप्सन का ये सीन होता है, मैंने आपको भी बताया था, टी अकाउंट बना ले। पेपर में पेंसिल से कीजिएगा, बीडी लिखने की जरूरत नहीं, हम वर्किंग कर रहे हैं। तो डेप्सन का जो ओपनिंग बैलेंस था, वो हमारे पास कितना था, 21,000 था। बिल्डिंग की बात करें, बिल्डिंग का अलग बनता है। तो ओपनिंग बैलेंस कितना था, 21,000 था। और फर्दर आपने डेप्सन कितनी रिकॉर्ड की है बिल्डिंग में। सर हमने 1,400 रिकॉर्ड की है, 1,400 रिकॉर्ड की है। तो 1,400 क्रेडिट कर दें, दोनों साइड का टोटल करें, सीडी कितना बना, डिस्पोजल तो वही नहीं था, डिस्पोजल तो था ही नहीं बिल्डिंग के अंदर कोई भी। तो 2,100 प्लस 1,400, ये हो जाएगा 22,400। ये आप माइनस कर दें, आप पास बुक वैल्यू आ जाएगी। इस तरीके से बनता है एसएफपी का फॉर्मेट। सर जब भी इसकी सर में डेप्रिसिएशन रेट कैसे निकाली आपने? डेप्सन का ये सीन था, हम जब ये जो 1,400 है ना, ये मैंने बच्चे को ए पार्ट जी करवा दिया था, जब ये सवाल में करवा रहा था ना, तो उसमें मैंने बच्चे जी को शुरू में बताया था। मैं जरा दोबारा तुम्हें दिखा देता हूँ, ये सारे मैं हटा देता हूँ। जी जी। हाँ, कोई मसला नहीं है। देखो, हम बिल्डिंग पे आते हैं। उसने बिल्डिंग का कहा था कि बिल्डिंग जो है ना, उस पे लगाना है 2%, और स्ट्रेट लाइन मेथड है। तो स्ट्रेट लाइन मेथड में मीन्स मुझे कॉस्ट चाहिए। अब जो ये कॉस्ट दी हुई है ना, ये लैंड एंड बिल्डिंग की मिला के दी हुई है, कंबाइन करके दी हुई है। तो इसमें मुझे पहले, सबसे पहले बिल्डिंग की कॉस्ट अलग करनी होगी। तो उसका तरीकाकार ये है, इसने नीचे बोला हुआ है कि जो लैंड है हमारे पास, वो बेसिकली पहले कितने का था, 1,82,000 का था। कितने का था, एक लाख 1,82,000। बयासी हजार का था। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास 2,52,000 है, इसमें से 1,82,000 माइनस कर देंगे। मैंने 1,82,000 क्या कर दिया, इसमें से माइनस कर दिया। तो मेरे पास बिल्डिंग की वैल्यू आ गई, बिल्डिंग की कॉस्ट आ गई। तो बिल्डिंग की कॉस्ट कितनी आ गई, बच्चों ने बताया, 70,000 आ गई। ठीक है, 1,42,000 अगर लैंड की वैल्यू थी, तो 70,000 जो थी वो हमारे पास बिल्डिंग की वैल्यू थी। इस पे मैंने फिर लगाया 2%। तो वो कितना आ गया, वो आ गया 1,400। ठीक है। जी एसओएफपी सर। में क्या, एसओएफपी में जाता है क्लोजिंग बैलेंस। तो बीडी बैलेंस आपका 21,000 है, 1,400 की फर्दर डेप्सन हो गई, तो बैलेंस हो जाएगा 22,400। वो मैंने क्या किया है, माइनस किया। ठीक है। मतलब एक हमने बिल्डिंग की सर वो चार्ज फॉर द ईयर हमने निकाली 1,400 और एक्सीलेंट, दूसरा इक्कीस एक्सीलेंट। हजार हाँ, और 21,000 ओपनिंग बैलेंस था। तो एसओएफपी में क्या होता है, बैलेंस सीडी जाता है। एसओएफपी में क्या होता है, सर टोटल डेप्सन जाती है। जी जी। बात सुने ना यहाँ पे। सर जो हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो निकाल रहे हैं, उस
इसमें लैंड और बिल्डिंग दोनों की निकाल रहे हैं ना, क्योंकि हाँ कॉस्ट भी हमने दोनों की ऐड करके फिर लिखी है। हाँ, लेकिन ऐसा होता नहीं है, उम्मन ये होता है कि डेप्सन सिर्फ बिल्डिंग की होती है, बाकी कॉस्ट दोनों की होती है। बाज दफा लैंड की भी होती है, लेकिन नॉर्मली लैंड की नहीं होती। लैंड की तब होती है जब वो लीज होल्ड हो। लैंड अगर फ्री होल्ड है तो उसको डेप्सन नहीं करते, उसकी डेप्सन निल होती है। तो ये जो डेप्सन आ रही है ना, मतलब ये सिर्फ बिल्डिंग की अगर है, पेपर लैंड की नहीं है। में नहीं दी हुई हो तो वो हम कैलकुलेट भी ना करें बोले। हाँ ना कर, ये जो डेप्सन है ये सिर्फ बिल्डिंग की है, लैंड की नहीं है। तो अंडरस्टूड बात है, क्योंकि बाकी हम मिला के लिखते हैं, कॉस्ट हमेशा मिला के लिखते हैं, इनका एक ही रो होती है इन दोनों की मिला के। ठीक है। तो अभी क्लास ऑफ करेंगे क्योंकि टाइम अप हो गया है। इंशाल्लाह फिर कल मैं आगे बताऊंगा। तो ये वीडियो भेजता हूँ, इस सवाल को अच्छी तरीके से देख लें, क्योंकि तकरीबन जो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है ऐसे ही होंगे। ठीक है बेटा। तो इस सवाल को कंप्लीट तो करें, आखिरी डी पार्ट है वो भी कंप्लीट कर दें। डी पार्ट कंप्लीट कर दिया ना मैंने। अच्छा ये वाला डी पार्ट। पार्ट कहाँ है? ठीक ठीक ठीक, मैं कर देता हूँ। स्टेट थ्री काजेज ऑफ डेप्रेशन, डेप्रेशन क्यों होती है? तो उसके पीछे एक रीजन है, वेयर एंड टीयर। अच्छा अच्छा, जो जितना दूसरा रीजन इस्तेमाल है, होगा उतना ही दूसरा रीजन है उतनी हाँ, दूसरा है रीजन टाइम। टाइम तब अप्लाई होता है जब कोई लीज होल्ड आपके पास कोई प्रॉपर्टी हो। ठीक है। और तीसरा रीजन है आपका सर, डिप्लीशन। बस ये वेयर एंड टेयर लिख लेंगे, मार्क मिल जाएगा हमें? मार्क मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। वेयर एंड टेयर। वेयर एंड टियर मार्क्स मिल जाएगा, मजाक नहीं कर रहा हूँ, हकीम मार्क्स मिल जाएगा। क्योंकि देखें, अकाउंटिंग में थ्योरी की चेकिंग थोड़ी हल्की है। पेपर में वर्ड है स्टेट, एक वर्ड भी लिखोगे तो भी मार्क्स मिल जाएगा। लोग खाली ये लिख कर आते हैं ऑब्सोलेंस, इसकी हाँ, स्पेलिंग। ये ऑप्शंस का क्या मतलब? ऑब्सोलेंस और वेयर टियर एक ही बात। अच्छा। टेक्नोलॉजी भी आता है, मैंने टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक रीजन भी एक आता है। एक होता है इकोनॉमिक रीजन। जी, ये ऑप्शंस होता ये है ऑब्सोलेंस, इकोनॉमिक। ये कि आउटडेटेड हो जाना, आउट ऑफ फैशन हो जाना। मार्केट में बाज़ वैल्यू इसलिए भी गिरती कि एक नया मोबाइल आ जाता है, आईफोन 14 है, आईफोन 15 आ गया, आईफोन 16 आ गया, तो उसकी वैल्यू गिर जाएगी। तो ये भी रीजन होता है। ठीक है। तो पेपर में खाली तुम वन वर्ड लिख कर आओगे ना, ऑप्सलेंस, तो भी मुझे दिमाग मिल जाएगा। क्योंकि स्टेट ये गवर्न, लीज होल्ड क्या है? लीज होल्ड ये है कि कुछ चीजें होती हैं कि उनका टाइम पूरा हो जाता है, जैसे 4 साल की हैं, उनका फायदा 4 साल तक मिलना है। 3 साल हो गए, 2 साल हो गए, तो जाहिर है उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। आपने एक लाइसेंस दिया था 4G का, 10 साल का, गवर्नमेंट ने आपको दिया हम्म, था। आप 6 साल आपने यूज कर लिया, अब 4 साल रह गए, अब आप मुल्क छोड़ के जाना चाह रहे हो, तो आप चलो वो लाइसेंस बेच दूं, तो अगली पार्टी को बेचोगे, पैसे कम मिलेंगे। उसकी रीजन ये है कि आपने 6 साल तक फायदा उठाया, बाकी 4 साल रह गए, आपको वो पैसे नहीं मिलेंगे जो आपने लगाए थे। ये चीज। ठीक है बेटा। अल्लाह सही हो हाफिज़। डिप्लीजन। डिप्लीशन नेचुरल रिसोर्स की होती है, जो हमारे पास नेचुरल रिसोर्स होते हैं ना, माइनिंग, जैसे अभी पाकिस्तान के पास गोल्ड के माइन है, पाकिस्तान के पास गैस के ज़खायर, रिफाइनरीज वगैरह बन रही हैं, गैस के ज़खायर दरियाफ्त हो रहे हैं। तो ये भी तो एक नॉन करंट एसेट है ना, गोल्ड की दरियाफ्त होना, गैस की दरियाफ्त होना। इसी तरीके से और चीज़ें होती हैं, कोयला वगैरह होता है, कोल होता है, उसकी खानें होती हैं, माइंस होती हैं। तो जब आप उनसे एक्सट्रैक्ट करते हैं कोल वगैरह एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो जितना ज्यादा कोल निकालेंगे उतनी उसकी वैल्यू कम हो जाएगी उस माइन की। क्योंकि ये रिसोर्सेज ऐसी होती हैं, बाद में नहीं अवेलेबल होती। अगर आपने आधी रिसोर्सेज निकाल ली तो फिर बाद वाली नस्लों के लिए आधा माल होता है, तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। ये चीज, इसको हम कहते हैं सही। डिप्लीशन। डिप्लीशन वहां आता है जब नेचुरल रिसोर्सेज हो, उनकी बात हो। और इकोनॉमिक रीजन ये है कि कंपटीशन बढ़ गया, टेक्नोलॉजी आ गई, फैशन चेंज हो गया, ये इकोनॉमिक रीजन होते हैं नॉर्मली। जो टेक्नोलॉजिकल आइटम होता है उस पर इकोनॉमिक रीजन लगता है। जो लीज होल्ड प्रॉपर्टी होती है उस पर टाइम रीजन लगता है। जो नेचुरल रिसोर्स होती है, लाइक आपके पास कोई माइन है, हमारे पास तो नहीं है, लेकिन ये जो एग्रो केमिकल मिल्स हैं, ये जो बड़े बड़े बिजनेस है, ये ओन करते हैं, तो इनके लिए डिप्लीशन वर्ड आता है। और वेयर एंड टियर तो नॉर्मल है, हर एक नॉन करेंसी पे लगता है। ठीक है बेटा। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम हम्म, वालेकुम। अल्लाह दुआ हाफिज। में।